बीकॉम पार्ट फर्स्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पेपर फर्स्ट बिजनेस लॉ। आज का हमारा टॉपिक है माल विक्रय अनुबंध अधिनियम 1930। माल विक्रय अनुबंध पर माल विक्रय अधिनियम 1930 लागू होता है। एक समय में भारतीय अनुबंध अधिनियम के ही एक भाग था। वर्तमान में 1 जुलाई 1930 से इसे लागू कर दिया गया। माल विक्रय अनुबंध से हमारा आशय माल विक्रय अधिनियम के अनुसार माल विक्रय अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसके अंतर्गत विक्रेता मूल्य के बदले किसी वस्तु या माल का स्वामित्व क्रेता को हस्तांतरित करता है अथवा हस्तांतरित करने का ठहराव करता है। ऐसी परिभाषा भारतीय माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 4(1) के अंतर्गत बताया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि विक्रय अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को प्रतिफल अर्थात मूल्य के बदले माल के स्वामित्व या स्वत्व का अंतरण करता है या अंतरण करने के लिए सहमत होता है। इस प्रकार माल विक्रय अनुबंध में माल का विक्रय तथा माल के विक्रय का ठहराव दोनों ही सम्मिलित किए जाते हैं। इसके बाद में आते हैं माल विक्रय अनुबंध के आवश्यक तत्व। सबसे पहला तत्व आता है दो पक्षकार, क्रेता तथा विक्रेता। विक्रय अनुबंध के लिए दो पक्षकार का होना आवश्यक है। इनमें से एक पक्षकार क्रेता होता है तो दूसरा पक्षकार विक्रेता। विक्रेता से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो माल का विक्रय करता है अथवा माल के विक्रय का ठहराव करता है। क्रेता से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो माल का क्रय करता है अथवा माल के क्रय का ठहराव करता है। दूसरा आता है हमारा माल विक्रय अनुबंध में माल तथा वस्तुओं का होना आवश्यक है। माल का आशय केवल चल संपत्ति से है। चल संपत्ति में सामान्य वस्तुओं के अतिरिक्त अंश, ऋणपत्र, व्यापार, पेटेंट राइट्स, न्यायालय की डिक्री आदि को सम्मिलित किया जाता है। अचल संपत्ति के विक्रय के अनुबंध इस अधिनियम के क्षेत्र के बाहर माने जाते हैं। सेवा के विक्रय के अनुबंध भी इस अधिनियम द्वारा ही अधिशासित नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है मुद्रा में मूल्य। माल विक्रय अनुबंध का एक महत्वपूर्ण तत्व है मूल्य। मूल्य से तात्पर्य माल के विक्रय हेतु मौद्रिक प्रतिफल से है। सेक्शन 210 के अनुसार यह वह प्रतिफल है जो माल के क्रय के लिए क्रेता द्वारा विक्रेता को चुकाया जाता है अथवा चुकाने का वचन दिया जाता है। यदि विक्रेता माल के स्वत्व को बिना मूल्य प्रतिफल के किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरित कर देता है तो यह विक्रय नहीं होगा बल्कि भेंट या दान माना जाएगा। माल का मूल्य मुद्रा में चुकाया जाना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्वामित्व या स्वत्व का अंतरण। विक्रय अनुबंध के अंतर्गत विक्रेता क्रेता को अपने माल के स्वामित्व का अंतरण भी करता है। माल के स्वामित्व का अंतरण तत्काल या किसी भावी तिथि पर किया जा सकता है, किंतु यहाँ यह बात ध्यान दें रखनी चाहिए हमें कि विक्रय अनुबंध में माल के स्वामित्व का अंतरण ही आवश्यक है। माल के अधिकार का अंतरण करना आवश्यक नहीं है। विक्रय अनुबंध में माल के साधारण स्वामित्व अथवा पूर्ण स्वामित्व का अंतरण होता है, न कि केवल विशेष स्वामित्व अर्थात सीमित या आंशिक स्वामित्व का अंतरण होता है। गिरवी के अनुबंध में केवल विशेष स्वामित्व का ही अंतरण होता है। फलतः गिरवी ग्राही का स्वामित्व उसके हित तक ही
सीमित रहता है, जबकि विक्रय की दशा में उस माल में क्रेता का पूर्ण हित होता है। नेक्स्ट आता है स्वतंत्र सहमति। विक्रय अनुबंध पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से ही होना चाहिए। किसी भी अधिनियम या नियम के अधीन माल के स्वामित्व का अनिवार्य नियंत्रण विक्रय नहीं होता, किंतु किसी ठहराव के अंतर्गत किसी उत्पादक द्वारा अपने संपूर्ण उत्पादित माल को अपने उत्पादक संघ को अनिवार्य नियंत्रित करना विक्रय ही होता है, क्योंकि इसमें उत्पादक संघ के प्रत्येक सदस्य की सहमति अवश्य पाई जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा विक्रय अनुबंध में विक्रय तथा भावी विक्रय दोनों ही शामिल हैं। विक्रय अनुबंध एक विस्तृत शब्द है जिसमें न केवल भविष्य में माल बेचने का अनुबंध ही शामिल है, बल्कि वर्तमान में माल को विक्रय करने का अनुबंध भी सम्मिलित है। नेक्स्ट आता है सशर्त तथा शर्त रहित। माल विक्रय अनुबंध सशर्त अथवा शर्त रहित हो सकता है। नेक्स्ट आता है औपचारिकताओं का पालन। विक्रय अनुबंध में सामान्यतः कोई विशेष प्रकार की औपचारिकताएं पूरी नहीं करनी पड़ती हैं, किंतु धारा 5 में कुछ औपचारिकताओं का उल्लेख अवश्य है। अतः विक्रय अनुबंध करते समय उन औपचारिकताओं को पूरा अवश्य कर लेना चाहिए। इसके बाद आता है नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा वैध अनुबंध के अन्य तत्व। इन सभी तत्वों के अलावा जो हमने फर्स्ट चैप्टर में वैध अनुबंध के तत्व पढ़े थे, वो भी पाए जाने आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इसके बाद में विक्रय अनुबंध की औपचारिकताएं। विक्रय अनुबंध करने के लिए किन्हीं विशेष प्रकार की औपचारिकताओं का पालन करना नहीं पड़ता है, किंतु धारा 5 में कुछ सामान्य औपचारिकताओं का उल्लेख किया गया है जिन्हें पूरा करना आवश्यक होता है। पहला, माल क्रय तथा विक्रय का प्रस्ताव। विक्रय अनुबंध के लिए आवश्यक है कि कोई एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को माल की क्रय अथवा विक्रय का वैध प्रस्ताव करे। दूसरा आता है माल। पक्षकारों द्वारा क्रय अथवा विक्रय का प्रस्ताव किसी माल के लिए ही होना चाहिए। तीसरा आता है मूल्य। माल के क्रय एवं विक्रय का प्रस्ताव मूल्य के बदले होना चाहिए। चौथा, स्वीकृति। माल के क्रय अथवा विक्रय के प्रस्ताव की दूसरे पक्षकार द्वारा स्वीकृति दी जानी चाहिए। स्वीकृति शर्त रहित होनी चाहिए। नेक्स्ट, सुपुर्दगी। विक्रय अनुबंध में माल की सुपुर्दगी के समय तथा विधि का उल्लेख होना चाहिए। अनुबंध में माल की तत्काल सुपुर्दगी अथवा किस्तों में सुपुर्दगी अथवा भावी सुपुर्दगी की व्यवस्था की जा सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा मूल्य का भुगतान। विक्रय अनुबंध में मूल्य के भुगतान के समय एवं विधि के संबंध में व्यवस्था होनी चाहिए। माल के मूल्य का तत्काल भुगतान अथवा किस्तों में भुगतान अथवा भविष्य में भुगतान किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है लिखित, मौखिक या गर्भित। माल विक्रय अनुबंध लिखित, मौखिक अथवा गर्भित हो सकता है। इतना ही नहीं, यह अंशतः लिखित अंशतः मौखिक भी हो सकता है, यह गर्भित भी हो सकता है, जिसे पक्षकारों के आचरण अथवा मामले की परिस्थितियों से समझा जा सकता है। किंतु अनुबंध तभी किया जा सकता है जबकि किसी अधिनियम में अन्यथा व्यवस्था न हो। इसी के साथ हमारा